दिल्ली शहर के सनशाइन होटल में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां हो रही थी। चारों तरफ खूबसूरत और महकते हुए फूलों से सजावट के साथ पूरा होटल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। शादी के इस भव्य आयोजन के साथ साथ मेहमानों के ठहरने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। होटल के बाहर लंबी और लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। वो भी क्यों ना, मुंबई शहर के एलिट एंटरप्राइजेस ग्रुप के मालिक सुरेश ओबेरॉय के बड़े पोते शौर्य ओबेरॉय की शादी जो थी। वहीं ओबेरॉय परिवार, जिनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए भारत के रईस से रईस और राजसी घराने उतावले बैठे थे, आज उनका रिश्ता दिल्ली के एक छोटे से व्यापारी राजेश गुप्ता के परिवार से जुड़ने जा रहा था। गुप्ता परिवार की तो मानो किस्मत ही चमकने वाली थी। एक तरफ जहां ओबेरॉय परिवार बारात को निकालने की तैयारियों में जुटा हुआ था, वहीं होटल के दूसरे हिस्से में जहां गुप्ता परिवार के ठहरने का इंतजाम किया गया था, वहां बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। वाणी भी इधर उधर भागते हुए शादी के कामों में पूरी तरह से जुटी हुई थी। सिंपल से हल्के गुलाबी रंग के लहंगे के साथ लाइट मेकअप में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुरेश ओबेरॉय जी, जिन्होंने सफ़ेद रंग की शेरवानी जिस पर सोने के बटन लगे थे और हाथ में एक खूबसूरत सी छड़ी जो बेहद महंगी लग रही थी, पकड़ रखी थी। सुरेश जी सोफे पर बैठे सारा नज़ारा देख रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें उनके रोबीले होने का बयां कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े राजघराने के राजा हों। तभी उन्होंने एक तरफ झुंड में हंसी ठिठोली करते 21-22 साल के लड़के की ओर देखकर कहा, ईशान बेटा। ईशान शौर्य का छोटा भाई और घर में सबका लाडला था। वो अपने दादाजी की बात सुनते ही एकदम से उनकी तरफ आते हुए बोला, हाँ जी दादाजी। दादाजी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, जाओ जरा जाकर देखो तुम्हारे भाई शौर्य तैयार हुए या नहीं। बारात के निकलने का समय होने ही वाला है। यह सुनते ही ईशान मुस्कुराकर कहता है, ठीक है दादाजी, मैं अभी देख कर आया। ये कहते ही वो मुड़कर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये दादाजी ने भी क्या काम दे दिया। ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा काम है। आज भी भाई तैयार हुए हैं या नहीं, पता नहीं, कहीं लैपटॉप लेकर तो नहीं बैठे हैं। चल भाई ईशान, लग जा काम पर। यह कहते हुए वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि ऊपर से किसी की रूपदार आवाज़ आती है, मैंने तुम्हें क्या कहा था, मुझे वो फाइल अभी के अभी मेरे कमरे में चाहिए। यह जोरदार आवाज़ सुनते ही वहाँ आस पास मौजूद सभी लोगों की नज़रें ऊपर की तरफ घूम गई। लेकिन तभी सुरेश जी ऊपर देखते हुए कहते हैं, शौर्य बेटा। सुरेश जी की आवाज़ सुनते ही शौर्य ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत करके अपनी शेरवानी को ठीक करते हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे आने लगा। अभी भी सबकी नज़रें उस पर ही टिकी थी। आज सुनहरे रंग के दूल्हे की पोशाक के साथ सिर पर लाल रंग की पगड़ी, गले में हीरों का हार पहने शौर्य किसी राजघराने के राजकुमार जैसा लग रहा था। इसलिए दादाजी भी उसे नीचे उतरते हुए अपनी नम आंखों से देखकर मुस्कुराने लगे। आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। उसे नीचे आते देख ईशान लंबी सी सांस लेते हुए कहता है, चलो आज तो बच गया मैं। लेकिन फिर अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए शौर्य की तरफ देखकर मन ही मन कहता है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि दूर दूर तक लड़कियों से कोई वास्ता ना रखने वाले हमारे शौर्य भाई इस शादी के लिए मान कैसे गए। शौर्य के नीचे आते ही सुरेश जी ने अपने पोते की नज़र उतारी और फिर थोड़ी ही देर में पूरे गाजे बाजों के साथ शौर्य की बारात लड़की वालों की तरफ पहुंच गई, जहां बारात का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। बारात के आने पर बाराती चौखट पर नाचने में लगे हुए थे कि तभी घबराई हुई वाणी एक तरफ से अपना लहंगा पकड़े हुए सीढ़ियों से भागते हुए आई और अदिति जी के पास आकर कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर अदिति जी अपनी आंखों को बढ़ाकर हैरानी से कहती हैं, ये तू क्या कह रही है, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। वाणी हाँफते हुए कहती है,
मौसी जी, मैं ठीक कह रही हूँ, चलिए आप खुद चल कर देख लीजिए। उसकी ये बात सुनकर अदिति जी उसके साथ सुनैना के कमरे की तरफ चली गई। उन्हें ऐसे जाते हुए देख वाणी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जैसे ही अदिति जी सुनैना के कमरे में पहुंची, वो कमरे के चारों तरफ देखती हुई कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है सुनैना? देखो यहीं कहीं होगी। तभी उनके साथ आई वाणी कहती है, नहीं मौसी जी, हम सच कह रहे हैं। आपके कहने पर जब मैं यहाँ सुनैना दीदी को देखने आई तो वो यहाँ नहीं थी। तभी पीछे से एक लड़की जिसने मजंटा रंग का लहंगा पहना हुआ था, वो अपने दोनों हाथों से अपना भारी सा लहंगा पकड़े अदिति जी और वाणी की बातें सुनकर कहती है, अरे ऐसे कैसे सुनैना कहीं जाएगी, मैं देखती हूँ। यह कहते हुए वो कमरे के बाथरूम में देखने लगी और जब उसे भी वहाँ सुनैना नहीं मिली तो वो कमरे के दूसरी तरफ बनी बालकनी की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर रखे दुल्हन के जोड़े के ऊपर रखे एक कागज़ पर पड़ी, जिसे वो झट से उठाती है और ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देती है। मम्मी, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। आपकी सुनैना। ये शोर सुनकर बहुत सारे लोग सुनैना के कमरे में आ चुके हैं। लेकिन ये पढ़ने के बाद उस लड़की जिसका नाम नीरू था, जो सुनैना की छोटी बहन यानी गुप्ता साहब की छोटी बेटी थी, उसने वाणी की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ, मुझे तो लगता है सुनैना को यहाँ से भगाने में इसी का हाथ है। लेकिन इससे पहले कि अर्चना जी कुछ कहती, वहाँ उनके पास खड़ी अदिति जी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, ये तुम क्या कह रही हो नीरू? हमारी वाणी भला ऐसा क्यों करेगी? नीरू को ऐसे घूरते हुए देख वाणी दौड़कर अपनी माँ अर्चना का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि नीरू या कोई और कुछ कहता, कोई अपनी आरोपदार आवाज़ में कहता है, बिल्कुल सही कह रही है ये क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों से हमारे परिवार की खुशी देखी नहीं गई। मुझे तो लगता है इसके साथ इस साजिश में आपका और शर्मा जी का भी हाथ है। लेकिन मैं आप लोगों को बताए देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। कहाँ है मेरी बेटी? राजेश जी ने कहा। तभी अदिति जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, अब क्या जवाब देंगे हम लड़के वालों को? सोचिए जी, कहीं बारात वापस लौट गई तो? तभी दरवाजे की तरफ से एक बार फिर कोई अपनी रूपदार आवाज़ में कहता है, बारात तो खाली हाथ अब वापस नहीं जाएगी। किसकी थी ये रूपदार आवाज़? सुनैना ने क्यों तय किया कि वह शादी नहीं करेगी? क्या सच में वाणी सुनैना को भगाने में शामिल थी? वो बुरा परिवार कैसे रिएक्ट करेगा शौर्य की दुल्हन के भाग जाने पर गुप्ता परिवार से? जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड, सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।